ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 4 के अंत में हमें यहाँ पर बोला गया है चेक डे बुक एट ऑल लेवल्स। डे बुक को सभी लेवल पे चेक करो, एक एक लेवल पे डे बुक को चेक करो। तो आपको ये आना चाहिए कि टैली के अंदर कैसे हम डे बुक को एक एक लेवल पे चेक कर सकते हैं। आपने करा था क्या दोनों ने? नमन एंड संदीप, आप दोनों ने क्या करा था इसे? यस सर। F12 करके करा था, कुछ मिला था कुछ? संदीप जी आप बताओ। हेलो। हेलो, हाँ सर जी। लेसन 4 सर किया था आपने F12 करके कुछ? सर F12 नहीं किया, लेकिन मैंने काम तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन F12 करके नहीं करा था मैंने। अच्छा चलिए कोई नहीं। अब आज हम वही सीखेंगे टैली में कि कैसे F12 करके हम क्या क्या डिटेल निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज मुझे सबसे पहले जो हमें सिखाना है, मैंने आपको सिखाना है, वो है डे बुक के बारे में। जो डे बुक का नेचर है ना, वो डे बुक का नेचर बिल्कुल ऐसे जैसे डे टू डे हमारी कोई किताब होती है, इसमें डे टू डे एंट्रीज होती है। तो जरा देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहली बात है डीडी। डीडी का मतलब होता है डिस्प्ले डे बुक, ये इसका शॉर्टकट है। जब भी आपको डे बुक खोलनी है डीडी दबाओ, ठीक है। जिस भी डेट की एंट्रीज देखनी है F2 दबाओ और वो डेट डालकर एंटर कर दो, उस डेट की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो डीडी के बाद आप क्या कर सकते हो? F2 कर सकते हो। अगर आपको सारी एंट्रीज देखनी है, सारी की सारी एंट्रीज देखनी है, तो ऑल्ट के साथ आपको F2 दबाना है और फिर आपको 2 बार स्पेस बार दबाना है। 2 बार स्पेस बार यानी कि 2x, 2 बार स्पेस बार दबाना है। देन उसके बाद आपको एंटर करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी डिटेल देखो कैसे दिखेगी। फिर ऑल्ट F2 स्पेस बार एंटर, स्पेस बार एंटर, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद हम सीखेंगे कि डे बुक के अंदर हम इसको कैसे डिटेल व्यू में देख सकते हैं। डिटेल व्यू में देखने के लिए आपको उसके बाद इसे ऑल्ट के साथ F1 दबाना है। ऑल्ट F1 दबाने से डिटेल व्यू आता है। इसको लिखते रहना कॉपी में भी, तो मैं लिख रहा हूँ। डिटेल व्यू के लिए आपको ऑल्ट के साथ F1 दबाना है। तो चलिए दबाते हैं इसे। देखो ऑल्ट F1 से डिटेल व्यू आ गया। और अगर आपको कंडेंस्ड व्यू चाहिए, कंडेंस्ड व्यू मतलब जिसमें डिटेल ना हो बिल्कुल भी, तो आप कंडेंस्ड के लिए ऑल्ट के साथ F1 करेंगे। कंडेंस्ड के लिए भी ऑल्ट F1 ही होता है। ये हो गया कंडेंस्ड, ये हो गया डिटेल, कंडेंस्ड डिटेल, कंडेंस्ड डिटेल। और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में ये जो नाम है ना, ये चेंज भी होता रहेगा। कंडेंस्ड दिखेगा, कभी डिटेल, कभी कंडेंस्ड, कभी डिटेल, ऐसे। इसके बाद अगर आपको केवल एक एंट्री को ही डिटेल में देखना है, केवल एक एंट्री को, तो आपको क्या दबाना है? शिफ्ट के साथ एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर से क्या होता है जी सर, उस डिटेल व्यू में आती है एक एंट्री। अब सवाल आता है एक ही एंट्री को क्यों डिटेल व्यू में देखना चाहते हैं। देखो ध्यान सुनना, अगर आपने ऑल्ट F1 किया तो ऑल्ट F1 करके आपको सारी एंट्री देख रही है। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारी एंट्री को एक करके देखना है। जिस एंट्री में आपको शक हो रहा है ना, जैसे आपको पता चला स्टेशनरी की एंट्री में कुछ गड़बड़ है, तो आपने शिफ्ट के साथ एंटर करा। शिफ्ट एंटर से क्या हुआ, आपको क्रेडिट भी पता चला, नरेशन भी पता चल गई। पर दोबारा शिफ्ट एंटर करोगे उसी के ऊपर तो वैसे गायब हो जाएगा। फिर शिफ्ट एंटर करो, देखो कैसे। ये कुछ मुझे चीजें आपको बतानी थी जो आपको जरूर समझनी है। शिफ्ट एंटर से क्या हो रहा है? शिफ्ट एंटर से ये हो रहा है कि जिस एंट्री पे आप जाना चाहते हो वही आपको डिटेल व्यू में दिख रही है। अच्छा, तो आप सपोज करो आपको, ये तो चलो हमने एंट्री देख। अब सपोज करो आपको ना पेमेंट वाउचर की ये वाली एंट्री, जो जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो उनमें आप एक ही बारी में शिफ्ट एंटर करना चाहते हो। मान लीजिए कि कुछ एंट्रीज हैं, बहुत सारी एंट्रीज हैं, 200 एंट्रीज में से आपको कुछ एंट्रीज ही है जिनको डिटेल व्यू में देखना है। तो आप उन एंट्रीज को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करते कैसे एंट्रीज को जी? बहुत आसान है, स्पेस बार दबा के एंट्री सेलेक्ट होती है। स्पेस बार दबाओ और एंट्री को सेलेक्ट कर ले जाओ। एंट्री सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बार दबाते हैं। कैसे? देखो स्पेस बार दबाया, मेरे को इस एंट्री को शक है, स्पेस बार दबाया, इस एंट्री को थोड़ा देखना, स्पेस बार दबाया और इस एंट्री को स्पेस बार। कितनी एंट्री मैंने सेलेक्ट करी ये बताएगा? चार। चार। मैंने 4 एंट्री सेलेक्ट करी भी स्पेस बार से। अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर दबाओगे तो चारों की चारों एंट्री ही डिटेल व्यू में खुलेंगी। देखा आप लोगों ने? एक ये एंट्री खुली, एक ये खुली एंट्री, एक ये खुली और एक ये खुली। और आप इसी के साथ अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप इनको ऑल्ट के साथ डी भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो जो सेलेक्ट आपने किया है।
जो क्या लिखा हुआ है, डिलीट सेलेक्टेड, यानी कि 4 की 4 एंट्रीज अगर आप एक ही बटन से डिलीट करना चाहते हो तो दिस इज द ओनली वे आउट। तो सेलेक्ट करने का कितना बेनिफिट होता है वो मैंने आपको बताया। आप शिफ्ट एंटर कर सकते हो, आप ऑल्ट डी कर सकते हो, आपके हाथ में आपको सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है, ठीक है। और अगर आपको सारी एंट्री सेलेक्ट करनी है डे बुक में, तो सारी एंट्री सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार दबाते हैं, सेलेक्ट ऑल। पर मैं नहीं समझता इसका कोई खास यूज है। हाँ, इसका एक यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है यूज नहीं है। देखो बहुत आसान है समझ में। कई बार क्या होता है, हमें कचरे में से, हमें कोयले में से हीरा ढूंढना होता है, और कई बार हमें बहुत सारे हीरो के अंदर से भी कोयला ढूंढना पड़ सकता है कि कहीं कोयला उसको बंद ना कर दे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि 10 एंट्री में से हो सकता है आपको 9 एंट्रियां डिलीट करनी है, 8 एंट्री डिलीट करनी है, यानी कि डिलीट ज्यादा करना है, समझ में आ रहा है, डिलीट ज्यादा करना है। तो अगर मैंने अभी ऑल्ट डी करा, अगर अभी मैं ऑल्ट डी करता हूँ तो ये गलत होगा, ये गलत होगा करना, क्योंकि 10 की 10 एंट्री डिलीट हो जाएंगी। तो मैं कहने क्या करा, मैंने कंट्रोल स्पेस बार दबाया, जिस एंट्री को मुझे डिलीट नहीं करना उस पर स्पेस बार दबा दिया। मैंने बोला ये दोनों एंट्री सही है, ये दोनों एंट्री हमारी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी एंट्रीज गलती से टाइप कर दी गई, ठीक है। अब आप ऑल्ट डी करोगे तो क्या होगा, 2 एंट्री जो आपने अनसेलेक्ट करी वो डिलीट नहीं होंगी, और जो बाकी 8 आपने सेलेक्ट रखी, कंट्रोल स्पेस दबाया था ना आपने, उससे वो डिलीट हो जाएंगे। ये आ गया आपको ऑप्शन समझ में दोनों को? हेलो, यस सर। मैंने पूछा दोनों को समझ में आ गया ऑप्शन? संदीप जी हाँ या ना? यस सर। तो ये सब चीजें आप ट्राई करना, कंट्रोल स्पेस बार में दबाया फिर हटा दिया, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे। अब और क्या इसके अंदर समझ सकते हैं, देखिए कई बार आप क्या करते हैं, एंट्रीज खोलते हैं, उसके अंदर डिटेल चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 50,000 को 51 कर दूंगा, कुछ कर दूंगा, तो होता क्या कई बार वो सीक्वेंस बिगड़ जाती है, और हमें काम के अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस देखिए, जिस तरीके से हमने इस पे लेसन 4 कंप्लीट करा है उसी के सीक्वेंस में हमें यहाँ पर अपनी एंट्रीज को देखना है। तो इसके क्या करते हैं, सबसे नीचे आपको F12 का बटन दिखेगा, यहाँ पे जाइए, और यहाँ पर सॉर्टिंग मेथड आता है सबसे नीचे। ये जो सॉर्टिंग मेथड आपको दिख रहा है, सॉर्टिंग मेथड, इस पे आप ले लीजिए इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री। इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री को जब आप चूज कर लेते हैं तो आपको एंट्री सीक्वेंस में दिखेगी हमेशा, जिस सीक्वेंस में आपने टाइप करी देखो उसी सीक्वेंस में आपको सारी एंट्रीज दिखेगी। समझ में आ रहा है? एक एक एंट्री प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में आ रही है, जिस सीक्वेंस में हमने टाइप करा, रिकॉर्ड किया। तो हमने क्या पढ़ा, अब हमने पढ़ा F12 करके सॉर्ट बाय सीक्वेंस कैसे करते हैं। सॉर्ट बाय सीक्वेंस हमने पढ़ लिया कि सीक्वेंस में कैसे लाना है एंट्रीज को, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इन व्यूज का, जो जो आपके रिपोर्ट के व्यूज बनेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा, तसल्ली ले लूंगा। अब पढ़ते हैं आगे। अगर आप F12 करते हो, F12 करके आपने बोला मुझे बिल वाइज डिटेल चाहिए, नरेशन भी देखनी, तो नरेशन को यस कर सकते हो, बिल वाइज डिटेल को यस कर सकते हो, बैंक की डिटेल्स को यस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एंट्री कर दोगे तो देखो ऐसी आपकी डिटेल आएगी सारी, ये पूरी की पूरी देखो टेबुक आपको प्रॉपर तरीके से दिख रही है, कितना अच्छा लग रहा है। इसको प्रिंट करने के लिए ऑल्ट के साथ पी दबाओ, ऑल्ट पी और एंटर करो, और जूम करने के लिए शॉर्टकट बताता है ऑल्ट जेड, वो दबाओ। तो देखो जो आप 11th क्लास में अपने जनरल एंट्री करते थे वैसा ही कुछ है डे बुक, ठीक है। ये डे बुक की सारी एंट्रीज हमारी आ गई हैं, इसमें हमें अच्छे से पता चल रहा है कि स्टेशनरी पेमेंट हुई है, तभी तो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड हुआ है 2,500 से, यानी कि आपको इसमें ना डेबिट क्रेडिट एक साथ भी दिखेगा हर एंट्री का, और वो रिक्वायर्ड भी नहीं होता। खुद ही सोचो, जब पता है डेबिट में 2,500 है तो क्रेडिट में 2,500 देखकर करेंगे क्या, है ना। प्रिंटिंग हमारा एक खर्चा है, देखो लिखा हुआ बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, पेमेंट वाउचर में भी रिकॉर्ड है, सब चीजें जब हैं तो हमें क्या जरूरत है यहाँ पर क्रेडिट में 2,500 भी दिखाने की। इसीलिए देखो क्रेडिट में बिल्कुल खाली कर रखा उसने, यानी कि आपका फोकस इस चीज में होना चाहिए, डेबिट का मतलब पैसा हमारे पास से गया है, क्रेडिट का मतलब पैसा आया है, ठीक है। देखो
ये आपकी पूरी जनरल ऐसी रिकॉर्ड हो चुकी है। और अब आप इसे क्या कर सकते हो, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। चलिए इसे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ऑल्ट के साथ मैंने की दबाया एक्सपोर्ट करने के लिए। मेरी जो लोकेशन है जहां पर सारी की सारी मेरी रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट होगी, देखो वही है डी ड्राइव के अंदर 1245 बैच रिपोर्ट्स मैंने बनाया था आपके सामने उस दिन। अब बस मुझे इसे यस कर देना है। अब मैं यस कर रहा हूँ तो देखो डे बुक का फॉर्मेट पीडीएफ में कैसे आ रहा है, नोटपैड में खुल रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट को करेक्ट करना पड़ेगा। तो चलता हूँ मैं जरा डी ड्राइव में देखने के लिए क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। तो ये रहा 1245 बैच रिपोर्ट्स, ये रहा डे बुक। मैंने इसको डबल क्लिक करके खोला तो देखिए आपके सामने डे बुक पूरा पीडीएफ में आ जाना चाहिए। और ये लीजिए पीडीएफ में आता हुआ। आया कि नहीं? ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको पीडीएफ क्यूब में लाकर मेरे को मेल करेंगे। ये हो गया जी डे बुक का भी पीडीएफ। अब चलते हैं टैली पे वापस। अब हम इस पे F12 करेंगे। F12 करके यहाँ पर और कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमें इनेबल करना है। अब आपसे कभी पूछ लिया जा सकता है कि जी डे बुक के अंदर ना जितने भी हमने पैसा रिसीव करने की एंट्रीज है वो दिखाओ। ठीक है, हमें डे बुक के अंदर से ये पता कराओ कि जितने भी हमने एंट्री पे पैसा रिसीव करा है, यानी कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री मेरे को दो। अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए, रिसिप्ट वाउचर की रिपोर्ट दो, पेमेंट वाउचर की रिपोर्ट दो, कॉन्ट्रा वाउचर की रिपोर्ट दो, जनरल वाउचर की रिपोर्ट दो। आपने बोला इसका क्या मतलब है? आपने बोला इसका क्या मतलब? उन्होंने बोला कि सिंपली भाई हमें रिसिप्ट वाउचर की सारी एंट्री चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, F4 करेंगे। F4 करके क्या होता है, चेंज वाउचर आ जाता है। माइक ऑफ। F4 करके चेंज वाउचर आएगा, आपको F4 प्रेस करना है। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे, F4 को प्रेस करते ही यहाँ पर आपसे वाउचर टाइप्स पूछेगा। हमें यहाँ पे लेना है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट वाउचर की सारी एंट्री हमारे सामने खुल जाएंगी इस तरीके से। केवल 3 ही एंट्री है क्या रिसिप्ट की? हाँ लगता है ऐसी रहा। 3 ही एंट्री है देखो रिसिप्ट की। और आप इसे ऑल्ट के साथ P दबाकर प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप F12 दबाओ, नरेशन का ऑप्शन यस कर दो। नरेशन यस कर दीजिए, बिल वाइज डिटेल यस कर दीजिए, बैंक की डिटेल भी यस कर दीजिए। ये इस तरीके से दिखेगा। और इसे ऑल्ट के साथ P दबाइए। और इस बार आपको यहाँ पर एंटर करके आउटपुट फाइल का नाम क्या देना है, रिसिप्ट एंट्रीज .pdf। तो जिस भी काम को आप करें इस तरीके से आपको उसे एक्सपोर्ट करते रहना। इसके बाद अगली एंट्री है पेमेंट वाउचर की। तो F4 करेंगे, पेमेंट कर। अब देखो इस पे F12 करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सारी डिटेल बैंक वाली सारी की सारी डिटेल इसमें इनेबल कर रखी थी। ठीक है ना, तो इसमें आपको खुद पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें डायरेक्टली क्या करिए, ऑल्ट के साथ ई करिए। या फिर एक बार मैं देख लेता हूँ एडिशनल डिटेल को भी यस करके। ऑल्ट के साथ आप ये करिए बिंदास। और इस बार हमें पेमेंट नाम रखना है इसका, पेमेंट डॉट पीडीएफ। पेमेंट एंट्रीज डॉट पीडीएफ लिखेंगे, उसको हम सेव कर देंगे। फिर हमें दोबारा F4 करना है कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। ऑल्ट ई करना है, बैक स्पेस करना है, कॉन्ट्रा कंट्रोल करो बिंदास और इसको ऐसे बंद कर दो। लास्ट है हमारा जनरल वाउचर की एंट्री जितनी भी हमने करी है। जरा देखते हैं जनरल वाउचर कैसे दिखेगा। ये है जी जनरल मल्टी। तो देखिए हमारी इस लोकेशन के अंदर जो हमारी लोकेशन है इसमें देखो कौन कौन सी रिपोर्ट्स आ गई है। अगर हमें आज के दिन देखना है कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं आज के दिन, उसका एक तरीका होता है। आपको डेट मॉडिफाइड के बटन पे क्लिक करना है। जब आप डेट मॉडिफाइड के बटन पे क्लिक करते हो ना तो होता क्या है कि सॉर्ट हो जाती है सारी रिपोर्ट्स। देखो अभी कैसे होंगी। मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो वर्तमान काल में 12 मई आज, तो 12 मई के अकॉर्डिंग देखो सारी रिपोर्ट्स आ गई कि 12 मई के दिन आपने क्या क्या किया।
एक तो डे बुक का पूरा वो पीडीएफ निकाल दिया, रिसिप्ट एंट्रीज, पेमेंट एंट्रीज, काउंटर एंट्री, जनरल एंट्रीज। फिर आपको इन सबको सेलेक्ट करना है, ऐसे शिफ्ट के साथ आप एरो दबाओ ऐसे कर करके, या फिर आप यहाँ पर अगर हो तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाओ ऐसे, सब सेलेक्ट होगी, फिर एंटर कर दो, तो सारी की सारी पीडीएफ आपकी खुल जाएंगी आपके सामने। ये देखिए, पहले खुला डे बुक, उसके बाद आप देख सकते हैं अगला है डे बुक, दो बार, फिर रिसिप्ट रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर। तो सारे रजिस्टर्स हमने क्रिएट कर दिए, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वाउचर एंट्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको रजिस्टर्स पढ़वाने हैं, और वो वादा मैंने आज पूरा करा। ये रहा डे बुक रजिस्टर पूरा, रिसिप्ट रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर। तो ये हमने एंट्रीज पास कर दी है, और डे बुक हमारा पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। डे बुक में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें समझ नहीं है। अब करेंगे हम लेसन नंबर 5। देखिए, जो लेसन नंबर 5 है ना, उसका नाम है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज। तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज क्या होता है, जरा इसको समझ लें। देखिए, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी बहुत ही सिंपल बताऊंगा। कॉस्ट कैटेगरी क्या है, एक केक, और कॉस्ट सेंटर क्या है, उस केक का पीस, बस यही है इसका मतलब। कॉस्ट कैटेगरी केक होता है और कॉस्ट सेंटर उसका पीस होता है। तो वो पानी आ रहा होगा। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी, तो देखिए, जो कॉस्ट कैटेगरी है उसका मतलब होता है नेम ऑफ एनी एक्सपेंस और इनकम विच वी ब्रेक इनटू पीसेस। यानी कि जब भी किसी एक्सपेंस को या फिर इनकम को आप पीसेस में ब्रेक करके दिखाते हो, टुकड़ों में ब्रेक करके दिखाते हो, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट कैटेगरी। और कॉस्ट सेंटर क्या होता है, नेम ऑफ दैट पीस, यानी कि इस टुकड़े का नाम। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको समझनी है ध्यान से, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के बारे में। तो करते हैं हम आगे। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, तो अब तक मैंने जो भी बताया डे बुक के अंदर वही सब बातें थी। डे बुक के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, उसको कॉपी में नोट कर लेना। अभी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, सबके सब ले लिया है तो मुझे बताओ। कर लिया नोट? नमन, ओके, संदीप जी को आवाज आ रही है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने डे बुक के अंदर आपको सारी की सारी चीजें बताई कि आज हमने डे बुक को इतने सारे लेवल्स पे देखा, डी डी एफ टू ऑल्ट F1 शिफ्ट एंटर, क्या क्या बटन्स का यूज होता है, और हमने उस तरह से संबंधित रिपोर्ट्स भी हमने एक्सपोर्ट करी। ये वो रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, जनरल रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, डे बुक रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स हमने प्रिपेयर करे इस तरीके से, जो भी मैंने आपको बताया अभी। अब हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की बारी है। देखिए, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। कॉस्ट कैटेगरी का मतलब होता है किसी भी एक्सपेंस या फिर इनकम को पीसेस में ब्रेक करना, और कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है पीस का नाम। अब सवाल आता है किसी भी खर्चे को हम पीस में क्यों ब्रेक करेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो खर्चा बहुत बड़ी अमाउंट का होता है। ठीक है, उसको पीसेस में ब्रेक करना जरूरी होता है, उसको डिटेल व्यू में देखना होता है, क्योंकि आप अगर एक बड़े लेवल पे खर्चा करोगे तो उस खर्चे की डिटेल भी आपको चाहिए। एज ए ओनर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस जगह वो पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ, कहाँ कहाँ वो पैसा गया, किस किस के पास गया। अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो पता होना चाहिए, पेरोल के जरिए आप पता लगाएंगे कि किस किस एम्प्लॉय को क्या क्या सैलरी हम दे रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट का है। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो पता होना चाहिए किस एरिया में आपका कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो यही है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा है मैंने, देखो, व्हाई वी यूज इट, तो इसका आंसर है टू सी द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन विच नरेशन कैन नॉट शो।
मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन की डिटेल देखने के लिए हम ऐसा करते हैं जो नरेशन नहीं दिखा पाती, विच नरेशन कैन नॉट शो। ठीक है, इसीलिए हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को पढ़ते हैं। अब नरेशन के अंदर आप सब कुछ नहीं दिखा सकते। नरेशन में आप क्या दिखाओगे कि ये पैसा यहाँ लग गया वहां गया, ये तो दिखा दोगे, बट नरेशन में कोई ध्यान देता ही नहीं। तो एनी अमाउंट स्पेंड फॉर मल्टीपल पर्पसेस नीड्स अ ब्रेकअप, ये है एक गोल्डन स्टेटमेंट। इस गोल्डन स्टेटमेंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनी अमाउंट स्पेंड फॉर मल्टीपल पर्पसेस नीड्स अ ब्रेकअप, यानी कि कोई भी पैसा अगर आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए लगा रहे हो, अलग अलग रीजन से आप पैसा कहीं लगा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ लगा। जैसे एडवर्टीजमेंट का टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना है, 50 30 कितना होता है, 80 और 20 1 लाख। तो टोटल 1 लाख रुपए हमारा एडवर्टीजमेंट पे लगा हुआ है, और उसमें न्यूज़पेपर में लगा है 30,000 रुपया, रेडियो में लगा है 20,000 रुपया, और टीवी में हमने जो ऐड किया अपना 50,000 रुपया उसमें लगा। न्यूज़पेपर के अंदर हमारे दो न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत, उसमें 20 और 10,000 रुपये लगा हुआ है। रेडियो के अंदर रेड एफएम, रेनबो इंडिया में इतना इतना लगा हुआ है। तो पहले ये समझना जरूरी होता है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी ट्रांजेक्शन को डिटेल व्यू में देखना है, इस तरीके से डिटेल व्यू में देखना। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अब ये कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का एक असाइनमेंट है जो मैंने क्रिएट कर रखा है। आपको इस असाइनमेंट के थ्रू मैं बताऊंगा कैसे आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है, और टैली ERP9 का जो प्रोजेक्ट है लेसन नंबर 5 वाला, ये भी मैं आपको दूंगा, और ये आपको खुद सेल्फ स्टडी से सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला आप खुद करेंगे, और ये वाला प्रोजेक्ट मैं आपको करवाऊंगा। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है नमन। देखिए, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के असाइनमेंट में क्या करना है हमें। नमन क्वेश्चन पढ़ो आप। Create a company by name of cost center and category for the financial year 2018-19. मतलब क्या? Generate the मतलब क्या इसका मतलब? एक नई कंपनी क्रिएट करनी है सर, जिसका नाम होगा कॉस्ट कैटेगरी एंड सेंटर, अपने नाम और डेट के साथ। उसमें फाइनेंशियल ईयर 18-19 डालेंगे। तो ध्यान ये रखना है, इसको इस वाली कंपनी में मत करना, इस वाली कंपनी में तुम ये वाला प्रोजेक्ट करोगे। ये लेसन नंबर 5, ये समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है संजीव जी एंड दिपेश, आपको भी ये ध्यान रखना है कि लेसन नंबर 5 वाला जो प्रोजेक्ट है, ये आपको इस वाली कंपनी में करना है खुद से। मैं आपको जो प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का करवा रहा हूँ, वो है ये वाला। दोनों प्रोजेक्ट मैं सेंड करूंगा, कर मैं ये वाला रहा हूँ जो एडिशनल वाला प्रोजेक्ट, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का साइन। ध्यान से समझना एक एक चीज को शुरू से लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्रिएट अ कंपनी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंपनी को बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ F1 दबा दो, शट कंपनी करने के लिए। उसके बाद कंपनी क्रिएट करो। साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख सकते हो आप यूट्यूब में, और साथ के साथ मेरे साथ चल सकते हो। एक एक स्टेप में अगर आप सब चलोगे समझोगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। लेकिन हमें क्या है, कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरी लिखनी है बराबर से। ब्रैकेट में अपना नाम लिख दीजिए, अंडरस्कोर करके डेट लिख दीजिए आज की। अब एड्रेस डाल देना, तो एड्रेस तो उसमें मेंशन है नहीं, तो एड्रेस नहीं डालना है। स्टेट में आप उत्तर प्रदेश जरूर ले लेना, और फाइनेंशियल ईयर 18-19 है जैसे कि देख सकते हैं। तो 18-19 लेने के लिए आप 1 अप्रैल 2018 लिख लीजिए बस, और नीचे वही रहने दीजिए, और इसको सेव कर दीजिए। पहला क्वेश्चन डन। पहले क्वेश्चन में क्लिक। इस पहले क्वेश्चन को खत्म करने के बाद
अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है जनरेट द ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस जो कैश का है 1.5 लाख रुपए। अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे और ऑल्टर पे जाएंगे। कैश को चूज करेंगे और क्या दबाएंगे सबसे नीचे जाने के लिए? सबसे नीचे जाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एंड। कंट्रोल के साथ एंड का बटन। और यहाँ हम डाल देंगे अमाउंट कितना है, 1.5 लाख रुपए। ये अमाउंट डालने के बाद हमें एस्केप करना है, लेजर्स क्रिएट करने दोबारा। अगले लेजर का नाम है बैंक। अब हमें ऐसा लगता है कि बैंक का खाता बनाना है। ऐसा नहीं है, बैंक का खाता में नहीं बनाना है। बैंक का टोटल बैलेंस 3.5 लाख रुपए है। आपको खाता है SBI और PNB का बनाना है। यहाँ पे लिखिए SBI और एलियास भी लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI में आता है उसका फुल फॉर्म, अंडर आ जाएगा बैंक अकाउंट्स के अंदर। बैंक अकाउंट्स के अंदर जाने के बाद अकाउंट नंबर आप वगैरह डाल सकते हैं, बट अकाउंट नंबर की ऐसी कोई डिटेल तो हमें गिवन नहीं है, उसको आप स्किप कर दो। नीचे आ जाओ ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए फटाफट से। ओपनिंग बैलेंस हमें नीचे कितना गिवन है? 1,80,000 रुपए। तो 1,80,000 रुपये हम डाल देंगे। दिपेश ज्वाइन हो चुके हैं। दिपेश आवाज आ रही तुम्हें? यस सर, आ गया हमारा। तो बेटा इतना लेट क्यों करा? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ने बताया था मैंने आज। सर एक्चुअली बताया था, मैं बिजनेस के काम से थोड़ा सा आज लेट हो गया सर मेरे को। यार 3 मिनट। मैंने आप इन्हें जरा फटाफट से कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी समझाना, मैं इससे पता करूंगा तुम्हें कितना है। दिपेश से बात करो। कॉस्ट कैटेगरी। दिपेश से बात करो। दिपेश तुम क्वेश्चन पूछो, ठीक है? जो भी पूछना मैं सुन रहा हूँ, ठीक है दिपेश? ये भैया कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्या है? भाई कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर एक तरीके से कैटेगरी एक बड़ा है जिसमें कई सारे एक्सपेंसेस आते हैं और एक सिंगल एक्सपेंस सेंटर है। कॉस्ट सेंटर एक पीस ऑफ केक है एंड कॉस्ट कैटेगरी एक पूरा केक है। दिपेश आप क्वेश्चन पूछो बिंदास, जो भी पूछना है। नमन जवाब देगा। तो भैया इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में चाहिए तो भाई ऐसे समझो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक कॉस्ट कैटेगरी है, उसमें जो तुम्हारे तरीके प्रीपेड इंश्योरेंस हो गए, स्टेशनरी परचेज हो गए, ये तुम्हारे कॉस्ट सेंटर के एक्सपेंसेस हैं। ओके। और ये जो कॉस्ट सेंटर वो एक उसमें से कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस? हाँ, मतलब एक कॉस्ट सेंटर एक स्पेसिफाइड चीज हो गई, कॉस्ट कैटेगरी एक बड़ी अमाउंट वो हो गया। हाँ, ये ग्रुप और सब ग्रुप का डिफरेंस होना आई थिंक। बिल्कुल, कॉस्ट सेंटर सब ग्रुप है, कॉस्ट कैटेगरी ग्रुप है एक। ठीक है भैया, और अगर अगला असाइनमेंट दिखाओगे? जी अब मैं आ जाता हूँ। हेलो। हाँ, तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। कॉस्ट कैटेगरी होता है केक, कॉस्ट सेंटर होता है उस केक का पीस, ठीक है? तो कॉस्ट कैटेगरी का मतलब होता है नेम ऑफ एनी एक्सपेंस और इनकम विच वी ब्रेक इनटू पीसेस। मतलब कोई भी खर्चा या फिर कोई भी इनकम का लेजर जिसको आप पीसेस में ब्रेक करके डिटेल देखना चाहते हो उसकी, और उस पीस का जो नाम होता है उसको कॉस्ट सेंटर कहते हैं। इसका यूज क्या है? अपनी ट्रांजेक्शन को डिटेल में देखना, यही इसका यूज है। क्यों? क्योंकि नरेशन डिटेल नहीं दिखाती पूरी तरीके से कहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में पे करे, तो एडवर्टीजमेंट में 1 लाख रुपए पे करना इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट। तो उसका हमें ब्रेकअप फिगर जरूर चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट में 1 लाख रुपए पे करा, अलग अलग सेक्टर्स में किया और अलग अलग मीडियम से करा, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर के अंदर कौन सी वो 2 कंपनीज हैं जिसके अखबार में हमारा वो एडवर्टीजमेंट हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 20,000 रुपए गए, नव भारत में 10,000 रुपए गए। ये हमें पता होना चाहिए हमारे रिकॉर्ड के लिए। तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को सीखने का मकसद इतना सही है टू गेट द डिटेल्ड व्यू ऑफ योर ट्रांजेक्शन। नहीं तो लोग पता क्या करेंगे, न्यूज़पेपर का भी खाता बना देंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी खाता बना देंगे, नव भारत रेडियो, इन सब का भी खाता बना देंगे। खाता नहीं बनाना। खाता तो केवल एडवर्टीजमेंट का ही बनेगा। खाता केवल खर्चा कमाई असेट और लायबिलिटी का ही बनता है, उसके अंदर की चीजों का कभी खाता नहीं बनता। तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी इसीलिए हम पढ़ रहे हैं।
तो बढ़ते हैं आगे। अब तक मैंने आपको एक असाइनमेंट बताया, इस असाइनमेंट के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। एक नई कंपनी बनानी है कॉस्ट सेंटर कैटेगरी नाम की, उसमें फाइनेंशियल डिटेल वगैरह डाल दो और ओपनिंग बैलेंसेस के लिए कैश का लेजर को ऑल्टर करो, 1.5 लाख रुपए डाल दो और बैंक के 2 खाते बनाओगे, SBI और PNB। तो दोनों खाते आप वीडियो में देख लेना, मैंने बना दिए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अब आपको ये वाला जो लेसन नंबर 5 है, ये आपको NIPS वाली कंपनी में करना है जिसमें आप लेसन नंबर 1 से चल रहे हो। यानी कि ये वाला लेसन आपको कुछ सेल्फ स्टडी करना है, ये आपका होमवर्क बन जाएगा। और मैं आपको एक डिफरेंट प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ जो मैं आपको अलग से सेंड भी करूँगा, यानी कि साइमल्टेनियसली मैं आपको 2 प्रोजेक्ट सेंड करूँगा। एक प्रोजेक्ट है इजी, एक प्रोजेक्ट है थोड़ा टफ। मैं टफ वाला भी सॉल्व करूँ और ये आपको अलग कंपनी बना के करना है। और ये वाला प्रोजेक्ट आपको उसी कंपनी में करना है जिससे आप लेसन नंबर 1 करते हुए आ रहे हो। ठीक है, दोनों को मिक्स मत कर देना गलती से। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये अलग कंपनी में होगा, ये वाला जो आप सामने देख रहे हैं लेसन नंबर 5, ये उस कंपनी में होगा जो आपने अपने नाम से क्रिएट कर रखी है, प्रकाश पुलिस प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने आपको बताया था। और ये वाला प्रोजेक्ट आपको अलग से बनाना है टैली के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैंने कंपनी बना दी, मैंने अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर जो लेजर्स थे वो क्रिएट करे। अभी देखो कैश का लेजर मैंने बनाया, उसको ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 1,50,000 रुपये, क्योंकि प्रोजेक्ट में ऐसे ही कह रहा है वो करने को 1,50,000 रुपये डालने को। बैंक का खाता में नहीं बनाना है 3.5 लाख रुपए से। बैंक के जो हमारे यहाँ पर जो हेड्स आ रहे हैं SBI PNB, हमें इनका खाता बनाना है। SBI का खाता बनेगा 1,80,000 से, देखो ये है 1,80,000 रुपये, और PNB का खाता बनेगा 1,70,000 रुपये से। यहाँ तक तीनों को क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। हेलो, जवाब दो भाई तीनों। यस सर, ठीक है। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ऑल्टर द बैंक लेजर्स एंड एंटर द चेक बुक डिटेल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टैली में जाकर आपको अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के अंदर लेजर्स पे जाना है, ऑल्टर पे जाना है, और यहाँ पर आपको SBI का खाता लेना है और इसमें ये चेक बुक की डिटेल डाल देनी। तो लेते हैं जरा, SBI का खाता लो, एंटर 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 करो, नीचे सेट चेक बुक्स में आके Y दबा के एंटर करो। अब यहाँ पर चेक बुक की हम डिटेल डाल दें। ये चेक बुक का जो पहला नंबर है 90001, ये हम यहाँ पर डाल देंगे फ्रॉम में, और 2 नंबर में डाल देंगे 90050, 90050। एंटर करोगे तो टोटल 50 चेक लीव्स बनेगी, टोटल 50 चेक लीव्स बन जाएंगे आपके। और यहाँ पर आप इसका चेक बुक का नाम डाल सकते हो, SBI चेक बुक, यानी कि आपको चेक बुक बनाना मैंने आपसे सिखा दिया। इसको फिर आप कंट्रोल के साथ A कर लीजिए स्क्रीन पे। इसके बाद नेक्स्ट है PNB। PNB के अंदर आपको चेक बुक वाले ऑप्शन को यस करना है। फ्रॉम नंबर में आ जाएगा 125063 और 2 में आ जाएगा 125100। यहाँ पे आ जाएगा PNB चेक बुक। तो देखिए हमने 3 क्वेश्चन अपने निपटा दिए, बहुत ही सिंपल था। पहले क्वेश्चन में कंपनी वगैरह बनानी थी, दूसरे क्वेश्चन में लेजर के ओपनिंग बैलेंस डालने थे, तीसरे क्वेश्चन में बैंक के लेजर्स के हमें चेकबुक की डिटेल डालनी थी। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दीपेश इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ सर हमने सैलरीज पेड किए हैं आलोक गुप्ता को सर 24,000 रुपये। चेक नंबर सर हमारा है 1 SBI का। और सर ऋतिक सक्सेना सर 14,000। चेकबुक नंबर 2 वंशिका सिंगल सर 100। चेकबुक नंबर 3 सर तुषार शर्मा 17,500। 63 नंबर सर चेक नंबर PNB वाली सर। और सर आयशा शर्मा और 18,500। सर चेक नंबर 64 बैंक है सर PNB। बहुत बढ़िया, बहुत सौम्य चौधरी सर 11,500 सर। बैंक का नाम तुम्हें पता है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। बट एक चीज गलत बोल रहे हो, नमन बताएंगे आपने मुझे क्या गलत बोला? सर चेक नंबर है, चेक बुक नंबर नहीं है। हाँ
चेक नंबर है, चेक बुक नहीं है, बस बाकी सब कुछ सही कह रहा था लड़का। तो सैलरी हम एम्प्लॉयज को टोटल 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ओके सर। अच्छा बताओ जरा, सैलरी अगर आप एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए टोटल दे रहे हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मैं जानना चाहूँगा। सर सैलरीज टू बैंक। बहुत बढ़िया, क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा इसलिए डेबिट होता है और बैंक इसलिए क्रेडिट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट बैंक से जाएगी। सर अमाउंट एक 1 लाख। हाँ, अमाउंट अधिक बनना है, बट उस एंट्री से हम बच नहीं पाएंगे। अगर हम वो एंट्री पास भी कर देंगे टैली में, तो हमें डिटेल भी चाहिए कि किस एम्प्लॉय को कितना पैसा हम दे रहे हैं। टोटल हमारे यहाँ पे 6 एम्प्लॉयज हैं और हमें 6 के 6 एम्प्लॉयज के बारे में जानना है, किसको कितना पैसा जा रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये डिटेल कैसे पता करेगा कि एम्प्लॉयर अपनी बुक्स में, वो आज हम सीख रहे हैं। लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय का भी खाता बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग के अंदर जरूरी थोड़ी ना जिसकी डिटेल देखकर उसका खाता बना देते हैं, उससे भी बेहतरीन आप कुछ और भी कर सकते हैं। लोगों के फिर इतने सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, फिर बिना बात में P&L इतना बड़ा बन जाता है, प्रिंट नहीं होता, प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है, और फिर उसको डिलीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिलीट करने के लिए आपको शुरुआत में जाना पड़ेगा और शुरुआत में जाने को कोई तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपको बेस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, यानी कि आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे कब कौन सी चीज क्रिएट करनी है। तो वक्त आता है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का, तो करते हैं इसे क्रिएट। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने से पहले हम सबसे पहले उसका ऑप्शन इनेबल करते हैं। इसका ऑप्शन इनेबल करने के लिए जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था टैली का, ये इस प्रोजेक्ट में देखो गिवन है, गो टू अकाउंटिंग फीचर्स F11 दबा के अकाउंटिंग फीचर्स में जाओ। चलो चलते हैं, मैंने F11 दबाया, ये रहे इसके अकाउंटिंग फीचर्स। और अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आपको कह रहा है साफ साफ मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स यस एंड मेंटेन मोर देन वन कॉस्ट कैटेगरी यस, ये दोनों ऑप्शन को यस करना है। तो मैं नीचे आता हूँ, ये रहा कॉस्ट सेंटर, इस वाले ऑप्शन को यस कर दो। ये नहीं है कॉस्ट कैटेगरी, ये है कॉस्ट कैटेगरी। बच्चे क्या करते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं, ये नहीं करना मेरे इनेबल, हमें ये करना है, इसको यस करो। तो ये और ये ऑप्शन हमने दोनों को इनेबल कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट से, ले लिया स्क्रीनशॉट सर? आया ना, बता देते हैं जल्दी आगे तो बोलो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब जब हम सेव करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है जरा देखते हैं। कुछ फर्क तो दिख नहीं रहा अभी, बट अगर आप अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाओगे तो आपको एक फर्क दिखेगा। देखो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर दो अलग चीजें दिख रही, समझ में आया? आपको कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स मेन्यू में दिख गया। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। अब बताओ इस प्रोजेक्ट पे देखकर कि कॉस्ट कैटेगरी का नाम क्या है और कॉस्ट सेंटर का नाम क्या है। नमन, दीपेश, संदीप। सर कैटेगरी तो सैलरी है और कॉस्ट सेंटर में एम्प्लॉय के नाम आएंगे, आलोक गुप्ता, ऋतिक सक्सेना, वंचित। जो एग्जांपल में मैंने बताया था कॉस्ट कैटेगरी केक होता है, केक मतलब खर्चे का नाम, और कॉस्ट सेंटर होता है उस खर्चे का, उस केक का टुकड़ा। तो जो केक है वो तो सैलरी बन गया और कॉस्ट सेंटर बन गए उस सैलरी के टुकड़े, यानी कि एम्प्लॉयज के नाम। यही समझाना था मुझे आपको। तो करते हैं कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट। टैली पे हम जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी बड़ा होता है, ध्यान रखना, कॉस्ट सेंटर उसका पार्ट होता है। कॉस्ट कैटेगरी में जाओ, एंटर करो और क्रिएट करो एक कॉस्ट कैटेगरी। इसका नाम आपको रखना है सैलरी। सैलरी हमारा कॉस्ट कैटेगरी होगा। अब दो ऑप्शन ये पूछता है, ये अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अगर आप एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स को यस करते हो तो आप इस कॉस्ट कैटेगरी को खर्चे और इनकम के लेजर्स में दिखा सकते हो। एक्सपेंस और इनकम के लेजर्स पे आप इसको शो कर सकते हो। मान लीजिए आपने सैलरी का लेजर बनाया, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में डाला, तो आप कॉस्ट कैटेगरी सैलरी वाली एप्लीकेबल कर सकते हो एंट्री। मान लीजिए आपने कमीशन रिसीव्ड का खाता बनाया, उसमें आपको दिखाना है कि मेरे को कमीशन 3 अलग अलग जगहों से मिला, 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिला। तो अगर वो आपको दिखाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स करना पड़ेगा जब कैटेगरी बनाओगे। तो सिंपल है। इस ऑप्शन का मतलब क्या है, यदि हमें कॉस्ट कैटेगरी के इस नाम से इनकम या एक्सपेंस के लेजर को ब्रेक करना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुना, यदि हमें इस कॉस्ट कैटेगरी के नाम से इनकम या फिर एक्सपेंसेस के लेजर को ब्रेक करना है तो हम इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। और यदि हमें इस कॉस्ट कैटेगरी से नॉन रेवेन्यू आइटम्स यानी कि असेट्स एंड लायबिलिटीज, नॉन रेवेन्यू आइटम्स का मतलब होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो अगर हमें इस नाम से
असेट्स या फिर लाइबिलिटीज के लेजर्स को ब्रेक करके दिखाना है तो हम इस ऑप्शन को यस करें। तो अभी मेरे को कौन सा ऑप्शन यस करना है? ये वाला, ये नहीं करना। सर ये मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं तो यस करके भी आगे बढ़वा सकता हूँ, बट ध्यान रखना जब इंटरव्यू होगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यस करना है, वो पूछेंगे कि उसको क्यों यस करते हैं, वो आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। मजा तब आएगा जब वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, 10 आप उन क्वेश्चंस के अंदर भी जाकर डीप में मीनिंग बता रहे होंगे। ठीक है, फिर वो क्या बोलेगा, भैया गलती कर दी तुमसे क्वेश्चन पूछ के, इसको सेव करो। अब कॉस्ट कैटेगरी बनाने के बाद यानी कि हमने केक तो बना दिया, अब केक के पीस बनाने हैं हमें। कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर के अंदर सबसे पहला काम हमें क्या करना है बताइए? सर हमें ग्रुप को चूज करना होगा, सैलरी। अब ध्यान सुनो क्या वर्ड आप बोल रहे हो, ग्रुप नहीं बोलते उसे, कैटेगरी बोलो, कैटेगरी। सॉरी, कैटेगरी ठीक है, सर उसको। पहले तो तीनों के तीनों आप लोग सरेंडर करेगा ना जब सीखते हो। सरेंडरिंग करना होता है जब भी किसी भी ट्रेनर से या गुरु से सीखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पहले से जो हम बिलीफ्स लेके चलने हैं, ग्रुप बोलते आ रहे, तो वो नहीं बोलना। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे चलो। तो कैटेगरी हम लेंगे सैलरी, क्योंकि सैलरी के अंदर ही सारे के सारे हमारे कॉस्ट सेंटर्स आएंगे। एंटर किया हमने, पहला टुकड़ा जो सैलरी का बनेगा उसका नाम है आलोक गुप्ता। आलोक लिखिए, फिर उसके बाद गुप्ता लिखिए। ठीक है, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। और अंडर प्राइमरी का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में एक कॉस्ट सेंटर है प्राइमरी, इसलिए आप इसको एज इट इज सेव कर दीजिए। तो देखिए हमने पहला कॉस्ट सेंटर बना दिया सैलरी के अंदर। अगला कॉस्ट सेंटर है ऋतिक सक्सेना। एक तो जितना व्यापार वगैरह है सब इन्होंने ही घेर रखा है, गुप्ता, अग्रवाल, सक्सेना। ठीक है, अगला है वंशिका सिंगल। अगला है तुषार शर्मा। ऐसे में बस क्या कर रहा हूँ, मैं सैलरी के अंदर ही सारे एम्प्लॉयज के नाम डाल रहा हूँ। और फिर है आयशा शर्मा, सौम्या चौधरी। एस्केप करो, एस्केप करो, यहाँ पर आओ डिस्प्ले में, ये देखो, ये सब के सब जो आपको एम्प्लॉयज के नाम दिख रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो आपको एम्प्लॉयज के नाम दिख रहे हैं ये आपके कॉस्ट सेंटर्स हैं, और सैलरी सारे के सारे कॉस्ट कैटेगरी, सैलरी वाली कैटेगरी के अंदर ही सारे एम्प्लॉयज हमारे बने। ये मुझे समझाना था। जब आप ये सब काम कर लोगे तब आपको एंट्री पास करनी है। अब एंट्री पास करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है खाता, तो हम सैलरी का लेजर बनाने चलते हैं, लेजर्स के। अब हमें लेजर भी तो बनाना है, अभी तो आपने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनाया, उससे थोड़ी ना होगी एंट्री पास। समझ में आ रहा है? आपको खाता तो जरूर बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे सैलरी। सैलरी किस ग्रुप में जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा ये। एंटर करिए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इस ऑप्शन को आपको जरूर यस करना है, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। अगर आपने यही यस नहीं करा तो जब आप इसको बना लोगे, सेव भी कर लोगे, कुछ भी मतलब आपने खाता बना दिया, तो आपसे वो कॉस्ट सेंटर की डिटेल ही नहीं पूछेगा। वो आपसे ट्रांजेक्शन की डिटेल तभी पूछेगा जब आप कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल वाला ऑप्शन खाते के लिए यस करोगे। कौन से खाते के लिए? सैलरी के लिए। गलती से ये मत कर देना कि बैंक का खाता बनाते हुए कॉस्ट सेंटर को यस कर दो ना, सैलरी के खाते में ही कॉस्ट सेंटर यस होगा, क्योंकि सैलरी को ही ब्रेक करके देखना। अब हम एंट्री पास करने चलते हैं। एंट्री पास करने के लिए अब हमें जाना है वी से वाउचर्स में, और पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट होता है F5। अब वो आपसे डेट पूछ रहा है, डेट हम डाल देंगे जी 1 मई 2018, क्योंकि 1 मई को हम सैलरी दे रहे हैं 1.5। एंटर। अब डेबिट में हमें क्या लेना है, डेबिट में हम कौन सा खाता लेंगे? यहाँ पे सैलरी का खाता। एंटर करिए। सैलरी का टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना दे रखा है हमें? 1 लाख रुपया। तो हम 1 लाख रुपए से डेबिट करेंगे जी। 1 लाख रुपए से जैसे ही मैं एंटर करूंगा डेबिट करके, तो होगा क्या, मेरे को ये पूछेगा इसकी डिटेल, क्योंकि मैंने वो वाला ऑप्शन यस किया था, याद हो आपको, कॉस्ट सेंटर से एप्लीकेबल। एंटर करूंगा, देखो अभी डिटेल पूछ रहा है। इस डिटेल के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट कैटेगरी का नाम क्या है, तो हमने क्या बोला जी, स्पेस बार दबाते। ये कॉस्ट कैटेगरी नाम तो सैलरी है,
एंटर किया, फिर वो पूछेगा कॉस्ट सेंटर का नाम बताओ, मैंने बोला आलोक गुप्ता, आलोक गुप्ता चेक भी कर लिया, कितना सैलरी दे रहे हो उसे, अब उसकी सैलरी की अमाउंट यहाँ डालो। तो ये होता है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। अब हम क्या कर रहे हैं, एंट्री तो हमने लगभग पास कर दी, हम ट्रांजेक्शन की डिटेल दे रहे हैं 24,000 रुपए। अगला एम्प्लॉय का नाम है ऋतिक सक्सेना, 14,000। नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम इज वंशिका सिंगल, 14,500। ऐसे कर करके ऑल टैप कर करके आपको काम करना है। तुषार शर्मा 17,500, आयशा शर्मा 18,500, सौम्या चौधरी। अब सौम्या चौधरी में जब 11,500 आ रहा है ना, तो इसमें कोई लिखना नहीं है, ध्यान रखना, ये आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब आप इसे एंटर कर दीजिए, देख पा रहे हैं सबके सब, संदीप जी, नमन एंड दीपेश। ट्रांजैक्शन की डिटेल कैसे दिख रही है, ये जो दिख रहा है सैलरी के अंडर एक एक चीज, यही होता है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का यूज। आपको सैलरी तो 1 लाख रुपए से दिख रहा होगा, बट सैलरी के अंदर डिटेल भी दिख रही है साथ के साथ कि वो पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, किसके पास। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में जैसे कि दीपेश ने शॉर्ट में बता दिया था, वेरी गुड दीपेश, कि ये जो 900 है इसका मतलब है ये जो चेक है एसबीआई के। तो बस मैं इतना जानना चाहूंगा कि जब मैं एसबीआई का खाता लूंगा यहाँ पर, तो अमाउंट कितनी डालूंगा यहाँ, ये बताओ जरा। सर आलोक गुप्ता में 24,000 गिरेगी लगेगी। आवाज नहीं आ रही, जरा तेज बोलिए भाई। जो अमाउंट तो बंदा क्या आएगा, आवाज नहीं आ रही, जरा तेज आंसर दीजिए। सर 53,000 आएगी टोटल। 53,000 कैसे? पहले तीनों का टोटल सर हमने SBI SBI से दोनों तीनों से अलग अलग है ना। तो इसके लिए क्या करना है, देखो 24,000, 14,000, 14,500 को प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपको इसे ऑल्ट के साथ सी दबाना है। ऑल्ट सी दबाने से टैली के अंदर कैलकुलेटर आता है, ऑनलाइन कैलकुलेटर, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है अभी। अब ये तीनों अमाउंट यहाँ पे लिख दो, 24, 14 और 14,500। तो लिखते हैं इसे 24,000 प्लस 14,000 प्लस 14,500। देखो यहाँ पे मैंने तीनों अमाउंट्स लिख दिए, आप लोगों को दिख रहा है, ये तीनों अमाउंट यहाँ पे लिख दिए ऑल्ट सी दबाकर मैंने। जैसे ही यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर टोटल आ जाएगी। देखते हैं जरा आती है नहीं आती है। मैंने एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पर 52,500 बैकग्राउंड में, ये 52,500 अपने आप आ गया। तो ये फायदा होता है ऑल्ट सी से कैलकुलेटर खोलने का। अब वो आपको क्या बोल रहा है कि जब आप सैलरीज पे कर रहे हो टैली RP9 के अंदर पेमेंट वाउचर में, और हमने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी भी यूज कर लिया, अब वो पूछ रहा है कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे। ये है बैंक एलोकेशन डिटेल, बहुत ही जरूरी डिटेल है। तो बैंक एलोकेशन डिटेल के अंदर ध्यान से सुनना एक एक बात को मेरी। आलोक गुप्ता को आप दे रहे हो 24,000 रुपए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है 24,000, इधर आप डाल देंगे 24,000 रुपए यहाँ पर, और एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते हुए पूछेगा क्रॉस यूजिंग अकाउंट पे। बिल्कुल अकाउंट पे वाला चेक है। अकाउंट पे वाले चेक में क्या होता है कि वो आपके ही खाते में जाएगा, आपके इसी खाते में जाएगा। यहाँ पर देखो अपने आप चेक नंबर भी आ गया, क्योंकि मैंने चेकबुक की डिटेल डाली थी, बिल्कुल सही आ रहा है चेक नंबर। एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा। फेवरिक नेम में मेरे से पूछ रहे हैं नाम बताओ किसका चेक है, तो यहाँ लिख देंगे हम आलोक गुप्ता। तो ये होती है बैंक एलोकेशन डिटेल टैली RP9 में। एंटर करेंगे तो आपसे फिर वो पूछेगा ट्रांजेक्शन टाइप बताओ, ई फंड है, तो आपको यहाँ पर देखना है, आपसे ऑप्शन पूछे जा रहे होंगे। अगर नहीं पूछे जा रहे तो स्पेस बार दबाते हैं ऑप्शंस के लिए। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन पूछे जा रहे हैं चेक, बिल्कुल सही चेक लेना है। देखो अपने आप यहाँ पे अगला चेक नंबर भी आ गया। अब आपको चेक नंबर 2 की अमाउंट डालनी है। क्या आएगी चेक नंबर 2 की अमाउंट? 14,000। 14,000। आकाश सर। जी मैम। सर एक न्यू स्टूडेंट आपसे ज्वाइन अभी क्लास में हुई होगी, आप देख पा रहे हैं, इशिका गर्ग। जी मैम, इशिका गर्ग। इशिका अपना माइक ओपन करो, हेलो बोलो सर को। माइक ओपन करने के लिए हेलो आपको, सर। हेलो इशिका। यस सर। सर ये लाइव क्लास देखने आए थे, इनको बेसिक टैली करना है, तो एंड में आप इनसे क्लास ओवर होने के बाद बात कर लीजिएगा। ओके, ओके, थैंक यू सर। शुभ
वेलकम ऋषिका। ये हमारी टैली आरपी लाइन की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं। टैली का एक फीचर होता है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, जिसके इस्तेमाल से हम ट्रांजैक्शन को डिटेल व्यू में दिखा सकते हैं। ट्रांजैक्शन यानी कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में बिजनेस अकाउंटिंग हम करते हैं, तो जो भी हम डेबिट क्रेडिट करते हैं उसको डिटेल व्यू में दिखाना। तो अभी मैंने बच्चों को ये बताया कि कैसे आप टैली के अंदर ट्रांजैक्शन को डिटेल व्यू में दिखाते हो। और करंटली अभी हम बैंक के स्टेटस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि किस एम्प्लॉय को कौन सा चेक दे रहे हैं हम, कितनी अमाउंट। तो जो अगला एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर 2, उसका नाम है ऋतिक सक्सेना, उसको दे रहे हैं हम 14,000 रुपये का चेक, और उसका चेक नंबर है ये। तो यहाँ पर हमें डाल देना है 14,000 रुपीज, एंटर करना है। सैलरी देने के बाद यहाँ पर फेवरिंग नेम पूछता है, किसके फेवर में ये चेक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऋतिक सक्सेना, ऋतिक सक्सेना, एंटर कर दीजिए। उसके बाद पूछेगा वो दोबारा से ट्रांजैक्शन टाइप की अगला चेक कौन सा है, तो स्पेस बार दबा के आपको पहले चेक चूज करना है, यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद अमाउंट आ जाएगी, देन इंस्ट्रूमेंट नंबर भी आ रहा है अपने आप ही। बस आपको यहाँ पर अगला एम्प्लॉय का नाम लिखना है, वो है वंशिका सिंगर, बस एंटर करिए। अब आपसे दोबारा क्रेडिट पूछता है। अभी दोबारा क्रेडिट क्यों पूछता है, क्योंकि जो आपने सैलरी पेड करी है इन सभी एम्प्लॉयज को, वो अलग अलग चेक नंबर से करी है। और देखो 3 चेक जो हैं वो एसबीआई के हैं, और बाकी जो 3 चेक हैं वो पीएनबी के। तो इसीलिए आपको ये तीनों के तीनों जो चेक नंबर हैं ये आपको लेने हैं पीएनबी वाले। तो यहाँ पर आप ले लीजिए, पी दबाइए, पीएनबी आ जाएगा, एंटर करिए। टोटल अमाउंट 47,500 अपने आप आ गई। तो आपको इन तीनों अमाउंट को टोटल करने की जरूरत नहीं है, एंटर करो बिंदास। देन यू हैव टू एंटर द अमाउंट ऑफ सैलरी। तुषार की सैलरी है 17,500, चेक नंबर भी गिवन। फेवरिंग नेम में आ जाएगा तुषार शर्मा। अब नेक्स्ट एम्प्लॉय है, उसका नाम है आयशा शर्मा, 18,500 रुपए से 18,500 डालिए, यहाँ पे लिख दीजिए आयशा शर्मा। और आखिरी अमाउंट है 11,500 से, उस एम्प्लॉय का नाम है सौम्या चौधरी। ध्यान रखना, अगर आपको ये सब डिटेल डालते हुए चेक बुक नंबर ये सब नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पर F12 का बटन दबाना होता है, कॉन्फ़िगर, जो मैंने बताया। टैली आरपी लाइन की हर स्क्रीन में अगर आपको कोई भी ऑप्शन पहले से नहीं गिवन है, तो आपको F12 दबाना चाहिए और फिर खुद देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। देखो जैसे अगर चेक नंबर नहीं मिल रहा तो शो इंस्ट्रूमेंट नंबर वाला ऑप्शन यूज करना। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो शो इंस्ट्रूमेंट नंबर चाहिए, शो फेवरिंग नेम मुझे चाहिए जिसके फेवर में मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है चेक नंबर। बस ये 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये हमें जरूर यस करना है। अगर आप ये यस करते हैं तो आपकी इस तरीके से डिटेल आ रही है। अब आप एंटर करिए और यहाँ पर आप नरेशन डाल लीजिए, टीम सैलरीज पेड बाय चेक। तो लीजिए जी, आपकी पूरी की पूरी एंट्री सेव हो गई है। ये है एक एग्जांपल कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की जनरल एंट्री का, जिसमें हमने डेबिट किया सैलरी को और उसको डिटेल व्यू में दिखाया और इसको सेव कर दिया। अब सवाल आता है कि रिपोर्ट्स कैसे दिखेगी। रिपोर्ट देखने के लिए आपको एस्केप करना है। पहले जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज का व्यू दिखाएंगे। आपकी जो असेट्स है कैश नाम की, वो 1.5 लाख रुपए, अभी आपके पास 1.5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है और 2.5 लाख रुपए बैंक में। और P&L अकाउंट में आप यहीं से जा सकते हो, तो आपको बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खाते पे एंटर करना है और फिर ऑल्ट के साथ F1 करो डिटेल व्यू में देखने के लिए, तो आपको सैलरी दिख जाएगा 1 लाख रुपए से। बट वो सब नाम तो आ ही नहीं रहे, सर वो नाम कहाँ आएंगे, वो नाम आपको यहाँ नहीं दिखेंगे डियर। उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, और फिर कॉस्ट सेंटर्स में जाते हैं एंड देन लेजर ब्रेकआउट। इस पर आप एंटर करके सैलरी को एंटर कर दोगे तो देखो आपको सैलरी की सारी डिटेल मिल जाएगी कि सैलरी के नाम पर खर्चा कहाँ कहाँ कितना कितना जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं इस रिपोर्ट में कैसे कैसे आया, जरा बताइए बच्चों। पहले क्या करना था, कोई भी बता सकता है। डिस्प्ले, पहले डिस्प्ले, वेरी गुड, डिस्प्ले, फिर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी ना, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, वेरी गुड।
कॉस्ट सेंटर, सेंटर्स, वेरी गुड। लेजर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप और फिर एंटर। तो देखिए आपके सामने सारी डिटेल आ चुकी है। अब आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए जो बटन दे रखे हैं यहाँ पर, ये बटन पे आप क्लिक करेंगे, ऑल्ट पी इसकी शॉर्टकट है, और यहाँ से आप इसको यस कर दीजिए, फिर जूम कर दीजिए। तो देखिए आपकी रिपोर्ट ऐसे दिखेगी। ये है जी कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ लेजर। हमारा जो लेजर है देखो उसका नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है सैलरी, थोड़ा जूम करके दिखा दो, देखो लेजर सैलरी आ रहा है, और सैलरी के अंदर सारे के सारे आपके एम्प्लॉयज के नाम आ रहे हैं जिनको भी हमने पे किया। तो ये एक एग्जैक्टली कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी की जनरल एंट्री टैली में कैसे करते हैं। हमने कुछ नहीं करा, हमने तो सिंपल डेबिट क्रेडिट ही किया, उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमने जोड़ दिया कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। ध्यान रखना है प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये प्रोजेक्ट टफ है आप लोगों के लिए। दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट है यानी कि ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला तो आसान है, इसको तो आप कर ले जाओगे। मैं आपको टफ वाला करवा रहा हूँ। लेसन नंबर 5 आपको खुद से करना है, सेल्फ स्टडी, और मैं आपको जो भी करवा रहा हूँ ये वो प्रोजेक्ट है जो मैं अपनी तरफ से आपको ऐड करूंगा और दूंगा। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमने रेंट रिसीव करा रेंटल प्रीमिसेस से, हमने कुछ किराए पे चढ़ा रखे थे अपने फ्लोर्स, उससे हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, और 3 फ्लोर्स हैं, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, उनसे इतना इतना रेंट आ रहा है 2 मई को। तो हम ऑल टैप करेंगे। इस बार मैं जाऊंगा अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में, और पहले मैं बनाऊंगा कॉस्ट कैटेगरीज। इस कॉस्ट कैटेगरी का नाम क्या होगा, वो होगा रेंट रिसीव्ड, क्योंकि मुझे रेंट मिल रहा है। रेंट रिसीव्ड हमारी कॉस्ट कैटेगरी होगी, और एलोकेट रेवेन्यू आइटम को यस करेंगे। मैंने बताया था एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को अगर आपको एलोकेट करना है तो एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स यस होता है, और अगर वो चीज जो आप यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी में बना रहे हो उसका इस्तेमाल करके आपको असेट या लायबिलिटी को एलोकेट करना है तो एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स वाला ऑप्शन यस होगा। ठीक है, तो रेंट रिसीट वाला ऑप्शन हमारा एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स वाला यस होगा, क्योंकि ये इनकम या एक्सपेंसेस में से ये इनकम है, इसीलिए इसको सेव कर दीजिए। एस्केप करके बाहर आएंगे, यानी कि हमने केक तो बना दिया, यानी कि कॉस्ट कैटेगरी तो हमारा बन गया गाइस, केक तो हमने बना दिया। अब क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर। कोई बताएगा कॉस्ट सेंटर का नाम क्या होगा इसमें? सर फ्लोर्स के ऊपर, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स पे जाएंगे और क्रिएट करूंगा मैं। अब मुझे क्या करना है, पहले क्या करना चाहिए मुझे? सर कैटेगरी चेंज करनी है। बहुत बढ़िया, हम बैक स्पेस करेंगे, फिर हम स्पेस बार दबाएंगे और अपनी कैटेगरी को रेंट रिसीव्ड लेंगे, क्योंकि रेंट रिसीव्ड के अंदर ही हमें तीनों के तीनों फ्लोर्स डालने हैं ना। तो अब आप कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं, तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट कैटेगरी का हिस्सा। तो कॉस्ट कैटेगरी हमारी रेंट रिसीव्ड है, उसका पहला टुकड़े का नाम है फ्लोर 1, सेव कर दीजिए इसे। अगला टुकड़े का नाम है फ्लोर 2, अगले टुकड़े का नाम है फ्लोर 3, देखो तीनों की तीनों हमने बना दिए। एस्केप करके आप देख सकते हो डिस्प्ले में कि इस बार आपको 3 दिखेंगे यहाँ पर, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, ये 3 हमारे कॉस्ट सेंटर्स बन गए हैं, और ये हमारी कैटेगरी है जो आपको दाईं तरफ दिखती है, रेंट रिसीव्ड के अंदर बनी। पहले हमने सैलरी नाम की कैटेगरी बनाई थी, उसके अंदर कॉस्ट सेंटर्स बनाए, और हमने रेंट रिसीव्ड नाम की कैटेगरी बनाई, उसके अंदर कॉस्ट सेंटर बनाए। ये हमने मेन काम तो कर लिया जी। अब एंट्री पास करने के लिए लेजर बनाना जरूरी है, तो खाता बनाने के लिए लेजर्स पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे, और खाते का नाम होगा रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड का खाता किस ग्रुप में जाता है? इनडायरेक्ट इनकम। ये जाएगा जी इनडायरेक्ट इनकम में। तो आपको I&D प्रेस करना है, फिर दाईं तरफ जाओ, यहाँ पर आपको लिस्ट पे दिखेगा इनडायरेक्ट इनकम, इसको ले और एंटर कर दो। एंटर करते ही यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, एंटर करके आ जाओ यहाँ पर, और इस ऑप्शन को जरूर यस करना है हमें, कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल। क्योंकि कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल का सिंपल सा मतलब है कि मुझे इस खाते को रिकॉर्ड करते वक्त कॉस्ट सेंटर्स दिखाने हैं, यानी कि फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। अब आप इसको सेव कर दीजिए, एस्केप करके बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। अब अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। अब ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी बताओ? 5वें क्वेश्चन की जो जनरल एंट्री है, रिसिप्ट। और ये बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ये भी बताओ जनरल एंट्री। सर कैश, जस्ट मिनट सर, पूरा बताओ, डेबिट क्या होगा? सर कैश, सर डेबिट तो कैश होएगा,
यस सर, डेबिट टू कैश होएगा सर। डेबिट टू रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट sir. नहीं, बल्कि कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, क्योंकि रेंट नाम का जो नाम Yes, sir. rent जो नाम है ना, ये खर्चे को डिफाइन करता है, और रेंट रिसीव्ड जो नाम है ये इनकम को डिफाइन करता है। दोनों को मिक्स नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे पहली के अंदर, यहाँ पर हम पहले F6 लेंगे। F6 से क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर आता है, देखो शॉर्टकट की भी गिवन है F6। उसके बाद आपको F2 करके डेट डाल देनी है। डेट क्या आएगी, 2 मई, तो 2.5 लिखो। अब क्रेडिट पूछ रहा है पहले, वो आपने क्रेडिट बताया रेंट रिसीप्ट, तो हमें यहाँ पर स्पेस बार दबाना है, रेंट रिसीप्ट का खाता लेना है, इसे एंटर कर दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, कितनी अमाउंट है उसकी, टोटल बताइए कितना अमाउंट आ रहा है तीनों का। 30,000 37 37,000। अरे हाँ, 37,000 एंटर। अब वो कॉस्ट कैटेगरी आपसे पूछ रहा है, तो कॉस्ट कैटेगरी हम क्या लेंगे, रेंट रिसीप्ट। अब देखो इसके कॉस्ट सेंटर आ गए, तो फ्लोर 1 लीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, फ्लोर 1 का कितना है 14,500। फ्लोर 2 लेने के लिए आपको F नहीं टाइप करना, क्योंकि अगर आप F टाइप करोगे तीनों के दिन आ जाएंगे, आपको बस 2 लिख देना है। देखो 2 लिख के फ्लोर 2 आ जाए, अमाउंट डाल दीजिए इसमें 12,500, और 3 लिखने से फ्लोर 3 आ जाएगा 10,000 रुपये। ये जी हो गया काम। तो डेबिट में आ जाएगा बैंक, बैंक आएगा कैश आएगा, कैश आएगा। कैश। नरेशन डाल देंगे बीइंग रेंट रिसीव्ड बाय कैश, फुल स्टॉप, एंटर। ये भी एंट्री हमारी समाप्त। अब इस एंट्री को भी देखते हैं कैसे दिखेगी हमारी बुक्स में। बैलेंस शीट में जाओ, ऑल्ट F1 करो, कैश का बैलेंस देखो, देखो अब बढ़ गया कैश का बैलेंस 1,87,000। और P&L अकाउंट में यहीं से जाओ, ऑल्ट F1 करो, तो आपको पता चलेगा आपकी इनकम बढ़ गई है 37,000 रुपये की। और अब आपको रिपोर्ट्स देखनी है, तो रिपोर्ट्स के लिए आप जाओगे डिस्प्ले के अंदर, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, लेजर ब्रेकअप और रेंट रिसीप्ट। तो देखो अब रेंट रिसीप्ट की डिटेल भी देख लो, ऑल्ट के साथ P दबाओ और इसको एंटर करके इसको प्रिंट विद प्रीव्यू में जूम कर लो। तो ये है जी आपकी कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ लेजर, जिसका नाम है रेंट रिसीप्ट। हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, अगले क्वेश्चन में उसने कहा क्वेश्चन नंबर 6 में, डिपॉजिट रिसीव्ड कैश फ्रॉम रेंट इनटू बैंक। जो आपने पैसा रिसीव करा है रेंट का कैश में, उसको बैंक में जमा कर दो 31 मई को। अब सवाल आता है कि पैसा टोटल कितना था, वो था 37,000 रुपये। जो आपने अभी रेंट में रिसीव करा पैसा टोटल, वो था 37,000 रुपये कैश में, उसको आपको बैंक में जमा करना। और कौन से बैंक में जमा करना है ये जानकारी नहीं गिवन है, तो आप बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई सा भी बैंक आप चूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पर अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है। क्या हमें कोई लेजर बनाना है इस एंट्री के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कोई लेजर बनाना है हमें? नहीं सर। सर बताओ बताओ, किसी का आप भी नहीं सर। नो सर। हमें कोई भी खाता नहीं बनाना है, सर। क्योंकि कैश का और बैंक का लेजर सब बने होते पहले से, हमने बना लिए थे उन्हें पहले। अब आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। ये एंट्री कौन से वाउचर में होगी, क्वेश्चन नंबर 6 की? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है? F4। F4। F4 दबाएंगे, कॉन्ट्रा वाउचर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। हेलो सर, अगर कहते हैं कि कैश सेल की एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे हम? कैश सेल्स की एंट्री हम करेंगे सेल्स वाउचर में से, क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं। अच्छा सर, ये कैश रिसीव हुई तो हम F6 में भी हो सकती है? नहीं हो सकती है, पर अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो उसके लिए जो वाउचर बना है वो सेल्स वाउचर बना है। सेल्स वाउचर के थ्रू हमें एक तो पता चलेगा ना कि हमें सेल्स रजिस्टर्स के अंदर कि हमने सेल भी कौन कौन सी करी है, ये तो सेल्स रजिस्टर में नहीं दिखेगा, फिर वो ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह कैश, अगर कैश परचेज है तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करेंगे। देखो जो वाउचर्स का यूज ये है कि जिस पार्टी से आपको पैसा रिसीव हो रहा है या फिर जिस इनकम के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, उसके लिए बना है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में अगर आपने सेल्स में रिकॉर्ड कर डाली, तो कल के दिन जब आप अपने सेल्स के रजिस्टर्स निकालोगे तो उसमें दिक्कत होगी आपको ये समझने में कि कैश का एक कैश वाली सेल्स है वो रिसिप्ट में चढ़ रखी है, तो उसको कैसे ऐड करोगे आप? मुझे सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करना है आपको। कैश सेल्स
और क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है सर। बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, कंपनी ने जो रिसीव करा है कैश फ्रॉम रेंट वो बैंक में जमा करना है 37,000 रुपये, जैसे आप लोगों ने बताया। तो क्रेडिट पूछ रहा है पहले वो। क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। असेट की दुनिया में क्रेडिट का मतलब माइनस होता है और डेबिट का मतलब प्लस होता है। ये मैंने आपको आपके प्रोजेक्ट में सबसे पहले बताया था। अब उसी ट्रेनिंग का फल आपको मिलेगा कि असेट की दुनिया में क्रेडिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब प्लस। तो कैश का बैलेंस माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है? माइनस। सर माइनस। माइनस हो रहा है, क्योंकि जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कैश कम होता है। तो कैश हम यहाँ पर देखो क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे CRB लिखा हुआ है, एंटर करिए। टोटल हमारे पास कैश है 1,87,000 रुपया, वो भी डेबिट साइड, मतलब पॉजिटिव बैलेंस हमारा डेबिट। तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं कितने रुपए से? 37,000 रुपए से। जैसे ही मैं एंटर करूंगा 37,000 में, ये बैलेंस कम हो जाना चाहिए, ये करीबन 1.5 लाख तक हो जाना चाहिए। और देखो ये बिल्कुल 1.5 लाख ही हुआ, क्योंकि 1.5 लाख रुपए अगर कम करेंगे उसमें 37,000 कम करेंगे 1,87,000 में, तो 1.5 लाख ही बचेंगे। डेबिट में आप कोई सा भी बैंक चूज कर सकते हो, मैंने ले लिया पंजाब नेशनल बैंक, और इस बैंक के अंदर हमारा 37,000 रुपये सेव हो गया। बस। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, देखो बैंक में जब पैसा जमा करोगे तो नोट जमा करोगे, इसीलिए वो आपसे पूछेगा कि कौन से रुपए का कितना नोट था, 2,000 के कितने नोट थे, 500 के कितने थे। तो देखो हमने सिंपली बताया जी, हमारे पास 2015 नोट। 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 17 दूनी 36, 17 दूनी 34, तो 17 ले लेते हैं। 18 भी ले सकते हैं, 18 दूनी 36। तो देखो 18 दूनी 36 से 18 नोट हो गए 2,000 रुपए के, और बाकी 1,000 रुपए का तो नोट है ही नहीं, 500 के 2 नोट कर दो, बैठ गए आपके देखो टोटल 37,000 रुपए। यानी कि 36,000 रुपए हमारे 2,000 रुपए के नोट थे, और 500 के 2 नोट थे। एंटर करो। बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि वो बैंक कौन सा था, जिस बैंक में आपने जमा करा उसका नाम है PNB, और नरेशन में डाल दो बीइंग कैश डिपॉजिटेड। और कितना कैश है? 36 इंटू 2,000 प्लस 2 इंटू 18 इंटू 2,000 होगा सर जी। हाँ 18 इंटू 2,000 प्लस 2 इंटू 500। इससे पता चल रहा है 2,000 के 18 नोट और 500 के 2 नोट। सेव कर दीजिए। सेव करते ही जरा बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं क्या बैलेंस इफेक्ट हुआ। कैश का बैलेंस देखो वापस 1.5 लाख हो गया है, और बैंक का बैलेंस 37,000 बढ़ गया। ये हमारी इम्पैक्ट पड़ी हमारी बुक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही टफ है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज तक आपने ऐसी कोई एंट्री नहीं देखी होगी, इसलिए अवेयरनेस बढ़ा लो, क्योंकि अब आप बहुत ही खतरनाक चीज सीखने वाले। पूरा फोकस करना अंत तक। कंपनी स्टार्टेड टू मेक द एडवर्टीजमेंट, बट दे ऑल्सो वांट टू ट्रैक एवरी डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंड फॉर अ पर्पस 1 जून 2018। हो सकता है आपको एक बारी में समझ में ना आए, इसलिए आप वीडियो को दोबारा देखना पॉज करके। और इशिका, आई एम एक्सपेक्टिंग बेटा कि आपको शायद इस पे समझ में ना आए, क्योंकि आपने शुरुआत से ही टैली की क्लासेस नहीं ली है। तो ऐसा बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं बेटा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बाकी सब तो बता रहे हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में टैली की क्लास हमसे ली ही नहीं। शुरुआत में टैली हम पढ़ाते ही नहीं, पहले तो हम अकाउंटिंग लेके चलते, देन टैली। तो पढ़ते हैं आज आगे। इनकी तो पता नहीं 15वीं 16वीं क्लास है, जैसे कि आज मुझे लग रहा है। तो 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट का हमारा खर्चा हुआ अलग अलग पर्पस के लिए, वो हमने किया। कब किया जी? 1 जून 2018 को किया। अब लोकेशन समझ लेते हैं, ध्यान से समझना है एक पॉइंट को। लोकेशन बता रहा है कि यूपी के अंदर ना गाजियाबाद में हमने किया। किस तरीके से किया? टीवी के जरिए किया, टीवी में एड दिखाकर। IBN 7 चैनल का नाम है, उसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जिसके हमने एडवर्टाइजमेंट किया वो है सोप यानी कि साबुन। और जो सेल्समैन उस एरिया में काम करता है उसका नाम है सुशील। 1,500 रुपए से हमने पे करा। देखो कितनी सारी डिटेल है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर जब 1,500 रुपए से हम एडवर्टीजमेंट को रिकॉर्ड करें तो गाजियाबाद भी दिखे, यूपी भी दिखे, IBN 7 भी दिखे, सोप भी दिखे, और सुशील भी दिखे। इतने सारे काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? इसमें तो बहुत टफ हो जाएगा, बट हमें तो उसे करना ही करना है। तो कैसे करेंगे आज वही हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इतने सारे नामों को ब्रेक कर करके एक ही एंट्री में दिखा सकते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से।
सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है और कॉस्ट कैटेगरी में जाना है। पहले अपने आप से ये पूछो कि मेरी कॉस्ट कैटेगरी होनी क्या चाहिए। तो आपको लगेगा मेरी कॉस्ट कैटेगरी तो एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, नहीं मेरी कॉस्ट कैटेगरी लोकेशन होनी चाहिए, मीडियम होना चाहिए ना। कॉस्ट कैटेगरी वो होता है जो जिसके अंदर सब आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं जी कॉस्ट कैटेगरी। तो कुछ जवाब मिला, बताइए। एडवर्टीजमेंट होगी सर कॉस्ट कैटेगरी। अब इन्होंने कहा देखो एडवर्टीजमेंट होगी, अगर एडवर्टीजमेंट मैंने कॉस्ट कैटेगरी बनाई ना तो उसके अंदर मुझे सेंटर बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से मैं सेंटर बनाऊंगा, किस किस क्या दिखाऊंगा। सोचो मैंने गाजियाबाद सपोज करो सेंटर बना भी दिया, 1500 रुपए से अमाउंट दिखा दी, तो 1500 रुपए से तो खत्म हो जाएगा। फिर मुझे IBM 7 कैसे दिखाऊंगा, स्टोव कैसे दिखाऊंगा, सुशील कैसे दिखाऊंगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप एक काम कर सकते हैं और फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखते हैं कैसे होगा। पहले कैटेगरी में आप यूपी लिखो। यूपी क्यों लिखेंगे जी, पीछे एक रीजन है, जरा समझो जरा। यूपी क्यों लिखना है, क्योंकि यूपी हमारा राज्य है, ठीक है। इसको आप सेव करिए। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स, मैं नहीं बताऊंगा क्यों यस करना है, मैंने बता दिया एक बार कि एक्सपेंस है इसलिए यस करेंगे, इसके अंदर में एक्सपेंसेस को दिखाना है, ठीक है। अगला कॉस्ट कैटेगरी का नाम बनाएंगे हम दिल्ली, क्योंकि दिल्ली भी यहाँ पर गिवन है नीचे, दिल्ली दिल्ली है ना, तो दिल्ली बनाओ यहाँ पर। अब वक्त आता है इनके अंदर के सेंटर्स बनाने का। इनके अंदर के सेंटर्स बनाने के लिए कॉस्ट सेंटर्स में जाओ, एंटर करो, क्रिएट करो। अब यहाँ पर बैक स्पेस करो और यूपी लो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा बहुत आएगा आपको। यूपी लो, यूपी के अंदर जो सेंटर है उसका नाम क्या है, गाजियाबाद। गाजियाबाद लेकर इसको सेव कर दीजिए। और यूपी के अंदर ही जो अगला सेंटर है उसका नाम है नोएडा। नोएडा नोएडा नोएडा। तो यूपी के अंदर हमने 2 सेंटर्स बना दिए। अब वक्त है दिल्ली के अंदर सेंटर्स बनाने का। बने रहना मेरे साथ, सुनते रहना, लिखते रहना कॉपी में। दिल्ली के अंदर जो अगला सेंटर, पहला सेंटर हमारा बनेगा वो है प्रीत विहार और लक्ष्मी नगर। तो बनाते हैं जरा प्रीत विहार, और अगला सेंटर है लक्ष्मी नगर। बना लीजिए हमने। अब एस्केप करके एक बार डिस्प्ले में देख के तसल्ली ले लो आराम से। देखो यूपी के नाम के, यूपी कैटेगरी के अंदर 2 हमारे सेंटर बन गए, गाजियाबाद और नोएडा। यानी कि यूपी को हमने ब्रेक करा 2 पीसेस में, गाजियाबाद एंड नोएडा। और हमने दिल्ली को ब्रेक करा 2 पीसेस में, लक्ष्मी नगर एंड प्रीत विहार। अब वक्त आता है अगली चीज को ब्रेक करने का। टीवी। टीवी में ध्यान से देखो, आपको 2 ही चैनल दिख रहे होंगे, IBN 7 और न्यूज 24, और नीचे भी देखो IBN 7 और न्यूज 24 ही है। इसका मतलब हमें कैटेगरी अब बनानी है टीवी नाम की, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस चीज को आप ब्रेक करते हो ना पीसेस में, उसको बोलते हैं कॉस्ट कैटेगरी, और टीवी वही है। मैं क्रिएट कर रहा हूँ कॉस्ट कैटेगरी, ध्यान से देखो। टीवी बना रहा हूँ क्योंकि टीवी को हमें पीसेस में ब्रेक करना है, टीवी टेलीविजन। अब पीसेस में ब्रेक करने के लिए एस्केप करके बाहर आओ, और बाहर आओ, कॉस्ट सेंटर्स में जाओ। ध्यान से, अगर कोई भी टेंशन हो तो वीडियो देख लेना, वीडियो के साथ साथ चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्ट सेंटर में जाओ, बैक स्पेस करो, स्पेस बार दबाओ और यहाँ पे टीवी ले लो। टीवी के अंदर जो कॉस्ट सेंटर आएगा पहला, उसका नाम क्या होगा, IBN 7। IBN 7। अगला है कौन सा, न्यूज 24। तो देखो अब मैंने एक कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी मैंने और बनाया, उसका नाम है देखो टीवी, IBN 7 आ रहा है कॉस्ट सेंटर, और अगला है न्यूज 24। मैंने टीवी को भी 2 पीसेस में ब्रेक कर दिया। अगला है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी देखो हमारे 2 ही है, सोप और डिटर्जेंट। नीचे भी आपको सोप और डिटर्जेंट ही दिखेगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसको भी जरा। कॉस्ट कैटेगरी बनाओ, कॉस्ट कैटेगरी का नाम होगा प्रोडक्ट, क्योंकि हमें उसे पीसेस में ब्रेक करना है। और फिर हम कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे, यहाँ पे लेंगे हम प्रोडक्ट और इसका नाम देंगे सोप। ये है कॉस्ट कैटेगरी का पहला टुकड़ा, और अगला है डिटर्जेंट। हो गया जी ये भी।
अगला कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर आप लोग खुद बताएंगे मुझे, बताइए। सेल्समैन। तेज बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आती सबके सब। सर सेल्समैन। सेल्समैन। और कॉस्ट सेंटर्स? सर ये सुशील सेल्समैन रावत। सुशील, राम अवतार, अनिकेत और सुमित। बहुत बढ़िया। ये अनिकेत और सुमित भी बनेंगे, क्योंकि अनिकेत और सुमित कोई और नाम है, डिफरेंट नेम्स है इसीलिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे और उसका नाम देंगे सेल्समैन। आप लोग जरा ध्यान से देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं हर बार जो कॉस्ट कैटेगरी है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा हूँ। उसके पीछे एक वजह है। देखो जो चीज बड़ी होती है ना उसको कैपिटल में लिखा जाता है, इससे दिमाग में आपके एक पिक्चर भी बनेगी कि ये देखो चीज बड़ी है इसलिए सर कैपिटल कर रहे हैं। तो आपको भी ये समझना है मैं कैपिटल क्यों कर रहा हूँ, आपको भी कैपिटल में ही बनाना है क्योंकि ये बड़ा है। सेल्समैन कॉस्ट कैटेगरी है और उसका जो कॉस्ट सेंटर होगा वो हमें सेल्समैन के अंडर बनाना है। सेल्समैन के अंडर जो कॉस्ट सेंटर बनेगा, यानी कि पहला टुकड़ा, काम बिल्कुल पेशेंस के साथ करना, धैर्य के सर साथ इसको करना। हाँ। तो हम सेल्समैन के अंडर जो लेंगे वो है सर सुशील। इसको मल्टीपल में नहीं बोला। नहीं, मल्टीपल में नहीं करना है क्योंकि अभी सीख रहे हैं। जब कोई चीज पहली बार सीखते हैं तो लंबे तरीके से चलते हैं। अभी आलस मत दिखाओ। अगला है अनिकेत और अगला है सुमित। अगर कुछ जल्दी करना ही है तो टाइपिंग सीख कर काम जल्दी करो। टाइपिंग क्यों नहीं सीखते आप लोग? ठीक है, टाइपिंग जरूर सीखिए। सेव करिए सेव। अब सेल्समैन के अंदर देखिए कि कॉस्ट सेंटर्स में डिस्प्ले करिए, आपको देखो सेल्समैन दिखेंगे। अब ध्यान से देखो, देखो एक सेल्समैन ये रहा राम अवतार, एक सेल्समैन सुमित, एक सेल्समैन सुशील, एक सेल्समैन है ऊपर अनिकेत। टोटल 4 सेल्समैन थे। तो हमारा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का काम खत्म। इसको करने का मेन पर्पस बस इतना सा है कि हम एंट्री करते हुए कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का इस्तेमाल करके अपनी एंट्री को डिटेल व्यू में दिखाएं। कोई हमसे पूछेगा लोकेशन वाइज रिपोर्ट दिखाओ, हम दिखा सकते हैं। कोई हमसे पूछेगा चैनल वाइज रिपोर्ट दिखाओ, हम दिखा सकते हैं। कोई पूछेगा कि प्रोडक्ट वाइज बताओ कितना एडवर्टीजमेंट हुआ है, हम बता सकते हैं। कोई पूछेगा सेल्समैन वाइज बताओ कितना उसके लिए खर्चा हमने किया, हम बता सकते हैं। समझ रहे हो? 4 क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकते हैं। अब आज वही हम करने जा रहे हैं। ये है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का एडवांस्ड पार्ट। अकाउंटिंग वाउचर में जाओ, F5 करो पेमेंट वाउचर के लिए और यहाँ पर डेट डाल दो 1 जून 2018। ये है जी 1 जून 2018 जिसकी डेट। F2 करके 1.6 लिखकर एंटर करो। अब डेबिट में पूछ रहा है वो खाता, तो खाते का नाम आएगा एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट का खाता तो हमने बनाया नहीं, बट मैंने आपको ये सिखाया था कि यहीं पे लेजर बनाने की शॉर्टकट की भी होती है। टैली ऑनलाइन लेजर बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है? ओल्ड सी। ओल्ड सी सर। यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ठीक है, और अलग अलग जगहों पर आप उसका खर्चे का इफेक्ट देखना चाहते हो, तो आपको टोटल अमाउंट कितना डालना है मुझे बताइए। एडवर्टीजमेंट तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ये ऑप्शन आप यस कर देंगे, कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल। इसका टोटल अमाउंट बेटा यहाँ पे क्या आएगा डेबिट में, ये बताइए। 7,000। कितना? 7,000। 7,000। 7,000। 7,000 रुपीज यहाँ लिख दीजिए। वेरी गुड, एंटर करिए। अब वो आपसे कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर आप कॉस्ट कैटेगरी लेंगे। अब मैंने यहाँ पर स्पेस बार दबाया। स्पेस बार दबाने के बाद मैं यहाँ पे यूपी लेता हूँ। अब ध्यान से समझना है चीज, ध्यान से। अगर मैं यूपी लेता हूँ तो यूपी को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 1500 और 2000 तक केवल। तो चलिए मैं लेता हूँ जरा इसे। जब मैंने यहाँ पे स्पेस बार दबाया तो यूपी के अंदर क्या आ रहा है, गाजियाबाद और नोएडा आ रहा है ना केवल। मैंने लिया पहले गाजियाबाद, एंटर किया। अब अमाउंट डालूंगा मैं, गाजियाबाद की कितनी है 1500 और नोएडा की कितनी है, नोएडा की अमाउंट है जी 2000 रुपए। तो मैंने 2000 रुपए लिखा। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। 7,000 रुपए तक मुझे ब्रेक करना था अपने खर्चे को। मैं अगर यूपी का नाम ले रहा हूं तो केवल ये कितना हो पा रहा है 3500। जो अगले 3500 हैं वो तो दिल्ली के हैं, जो कि दिल्ली की कैटेगरी में आएगा। तो अब ये कैसे करें, क्योंकि अब तो आपसे अगर आप स्पेस बार दबाते हो तो गाजियाबाद नोएडा ही आ रहा है। हमें तो दिल्ली के शहर चाहिए, प्रीत विहार लक्ष्मी नगर, तो वो इसलिए नहीं आएंगे गाइस क्योंकि आपने 7,000 रुपए से अपने एक्सपेंसेस को बोला मैं ब्रेक करूंगा और आप अभी इस वक्त यूपी में ही अटके हो। ठीक है,
और आपको दिल्ली तक पहुंचना है। तो इस काम को करने का जो तरीका है वो ये नहीं है, आपको इस एंट्री के अंदर एडवर्टीजमेंट को 3500 रुपए से पहले डेबिट करना है, 3500 से डेबिट करना है, जिससे कि आप इसको 3500 तक दिखा पाओ। देखो 3500 तक ही आ जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको दोबारा सुनना ध्यान से, मैं एस्केप करके दोबारा कर रहा हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स में मैं गया, डेट वगैरह मैंने सब डाली रखी है, बस मैं एडवर्टीजमेंट लूंगा। मैंने क्यों बोला डेबिट में 3500 लिखना है, क्योंकि अगर मैंने इस पे 7000 रुपए लिख दिया गाइस, तो मैं एक ही बारी में, ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के अंदर होता है कि आप एक अमाउंट को अलग अलग कॉस्ट कैटेगरी में एक बारी में नहीं दिखा सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3500 लिखा, तो मैं केवल एक ही कैटेगरी मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर अभी, जिसमें मैं 3500 तक जा सकता हूँ। तो मैंने एंटर किया, अब मैंने कॉस्ट कैटेगरी लिया, पहले मैं लूंगा यहाँ पर यूपी। अब यूपी के अंदर मैं स्पेस बार दबाऊंगा, फिर लूंगा मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में टोटल कितना अमाउंट है, 1500, और नोएडा में कितना है, 2000। लो जी, हो गया काम। अब आप एंटर करोगे, एंटर करके वो आपसे एक और कैटेगरी पूछ रहा है। तो मैंने जो बताया था उसका मतलब क्या है, पहले इसको क्लियर कर लेना। मैंने ये बताया था कि अगर आपने जनरल एंट्री करते वक्त अमाउंट डिफाइन कर दी, तो आप उससे उतनी अमाउंट तक ही ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जब आपने 7000 रुपए से एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर दिया था, तो आप बिना 7000 रुपए तक ब्रेक करके बाहर नहीं आ सकते। समझ में आया? अब मुझे यूपी की ही बातें करनी पड़ेंगी 3500 से, और अगले 3500 में दिल्ली वाली बात करूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अब अगला कैटेगरी यहीं पे लेना है, उस कैटेगरी का नाम है मीडियम, यानी कि टीवी। यहाँ पर आप टीवी लिखिए, टीवी के अंदर लिख लीजिए IBM 7। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एंट्री की डिटेल बना रहा हूँ 1500, और है अगला न्यूज 24 2000। देखो कैसे बन रही है डिटेल। अब अगला है कैटेगरी, अगला कैटेगरी का नाम क्या होगा बताओ? सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है सबको? मैं कर क्या रहा हूँ अभी, मैं केवल 3500 रुपए से अपने एक्सपेंसेस को शो कर रहा हूँ डेबिट साइड में। 7000 से मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यूपी मेरे को रोक देगा वहां पर, यूपी मुझे वहां रोक देगा। अब प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट में आपको क्या लेना है, डिटर्जेंट एंड सोप। तो पहले आएगा सोप। सोप कितने रुपए से आएगा जी, 1500 से। और डिटर्जेंट कितने से आएगा, 2000 से। अगला है सेल्समैन। सेल्समैन में पहला नाम है सेल्समैन का सुशील, 1500 से। और अगला नाम है राम अवतार, 2000 से। समझ में आया? तो देखो यूपी की सारी बातें हमने निपटा दी। ये है यूपी की सारी डिटेल जो आपको इधर दिख रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना आता ही है ना, वॉल्यूम डाउन का बटन और पावर ऑन। ये है जी आपकी डिटेल पूरी। यूपी, टीवी, प्रोडक्ट और सेल्समैन, हमने चारों तरीके से इसको ब्रेक करा। एंटर करिए, फिर आप एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट नहीं देना, अब आपको दोबारा डेबिट देना है। दोबारा डेबिट करिए एडवर्टीजमेंट। इस बार आपको अगले 3500 रुपए लेने हैं। देखो दोबारा मैं 3500 रुपए लूंगा, और इस बार मैं दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली के अंदर कौन सा है, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार। प्रीत विहार में कितना रुपए आ जाएगा, 1500। लक्ष्मी नगर में कितना आ जाएगा, 2000। खत्म। एंटर करो, अगली कैटेगरी की बात करो। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितना आएगा, सोप में 1500 और डिटर्जेंट में 2000। अगला कैटेगरी आएगा ना, अगला कैटेगरी क्या है? अच्छा पहले वो आएगा ना, हाँ सर पहले मीडियम आएगा सर। ले रहा सॉरी। पहले टीवी आ जाएगा, IBM 7 1500 और न्यूज 24। अब है प्रोडक्ट। सोप ले लीजिए, सोप यानी कि साबुन 1500 और डिटर्जेंट में 2000। और लास्ट है सेल्समैन। जो अगले सेल्समैन है वो है हमारे अनिकेत और सुमित। अनिकेत 1500 और सुमित 2000। लीजिए, अब क्या सबूत है, हमने जो भी किया वो सच है। एडवर्टीजमेंट का खाता देखो 7000 रुपए आ रहा है ना डेबिट, ये है इसका सच्चाई। और जितनी चीजें आपको इसके अंदर दिख रही हैं वो सब कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के जरिए हमने डिटेल व्यू में ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए किया। क्रेडिट में आ जाएगा जी, क्या क्रेडिट में आएगा, जिस तरीके से हम पे कर रहे हैं। कह रहे कंपनी साइड में
ठीक है। यहाँ कुछ ऐसी पेमेंट की बात तो नहीं कर रहा है, तो आपको ये मान लेना है कि अब इसको कैश में पे करना है, क्योंकि 7,000 रुपए छोटी अमाउंट होती है। 10,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन में ही आपको बैंक का खाता यूज करना है। बस ये बन गई इतनी बड़ी एंट्री। सर जैसे कि अंदर डिटेल में ये 1500 2000 4 बार आ गए, तो इसका बाहर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, मैं बताऊंगा ना अभी। देखिए अब मैंने एंटर किया, एंटर करते ही पहले तो मेरे को अकाउंटिंग इफेक्ट आपको दिखाना है। बैलेंस शीट की क्या हालत है जरा देखते हैं। बैलेंस शीट में कैश हमारा कम हो चुका है काफी हद तक। P&L में यहीं से जाओ, एंटर करो, ऑल्ट F1 करो, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा 7,000 रुपये आ रहा है जी, बिल्कुल सच है। अब जरा देखिए कॉस्ट सेंटर वाइज इनपुट, डिस्प्ले में जाओ, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, लेजर ब्रेकअप। अब लेजर ब्रेकअप में हम जाते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट देखो पूरा खुल के आ गया। आप इसे ऑल्ट P करो, प्रिंट करो, और तब आप देखोगे कि देखो पूरी डिटेल आ रही है एडवर्टीजमेंट की। दिल्ली में लक्ष्मी नगर नीतिवार में कितना खर्चा हुआ, किस प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा हुआ, सेल्समैन के लिए कितना हुआ, टीवी में कितना हुआ, यूपी से कितना हुआ, ये पूरा में जानकारी मिल गई। इसी के साथ अगर आपको ये भी देखना है कि केवल और केवल उसने हमसे पूछा कि सेल्समैन का खर्चा कितना हुआ, तो सेल्समैन का खर्चा देखने के लिए आपको कैटेगरी समरी में जाना है। अब कैटेगरी समरी में अगर आप गए तो क्या होगा, आपको तो इसमें सारे कैटेगरी दिख रहे हैं। तो एक सेकंड जरा मेरे को देखने दो। अगर हमें सेल्समैन ही देखना है तो कैसे करेंगे, लेजर में तो यही आ रहा है। एक सेकंड जरा, देखिए इसका एक ही तरीका है। अगर आपको सेल्समैन को ही देखना है तो लेजर ब्रेकअप में जाओ, एडवर्टीजमेंट में जाओ। अब आपको यहाँ पर ये दबाना पड़ेगा ऑल्ट R रिमूव लाइन, इससे इसको हाइड करना पड़ेगा। सेल्समैन की रिपोर्ट आ गई। सेल्समैन नाम की कैटेगरी के जो सेंटर्स है उसमें इतना इतना अमाउंट गया। ये रिपोर्ट के थ्रू आप क्या बता रहे हो अपने मैनेजमेंट में कि सर ये हमारे एक्सपेंसेस जो सेल्समैन के लिए हमने पे करा। ठीक है, इसी के साथ अगर आप इसको दोबारा बनाओगे और यहाँ पर अब आप करते हो प्रोडक्ट वाइज, मैं इसको ऑल्ट R कर रहा हूँ, देख रहे हो ऑल्ट R। अब मैं इसे ऑल्ट P करता हूँ तो देखो अब ये जूम करके क्या दिखा रहा है प्रोडक्ट वाइज को कि सर इन 2 प्रोडक्ट्स के लिए हमने इतना एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे किया। तो ये इस डिटेल की मैं बात कर रहा था आपसे। ट्रांजेक्शन को इतनी सारी डिटेल में देखना संभव नहीं है, केवल कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी है जो कर सकता है। आपने एक तरीके से एक ही एंट्री के थ्रू 1 2 3 4 5 जरिए से ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाया है। दिल्ली में अलग इफेक्ट, प्रोडक्ट वाइज अलग, सेल्समैन वाइज अलग, टीवी वाइज अलग और यूपी वाइज अलग। इसी से आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप किस किस लेवल पे खर्चों को दिखा सकते हो। ठीक है जी, आज की क्लास इतनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद से ही करेंगे। 8वां और 9वां क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये प्रोजेक्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्लस आपको ये प्रोजेक्ट सॉल्व करना है। कल आपके जैसे ऑफ होता है, प्लस आपको लेसन नंबर 5 उस कंपनी में करना है जिस कंपनी में आप अभी लेसन नंबर 1 से काम करते चले आ रहे हो। अगेन मैं एक बात बोलूंगा, दोनों कामों को मिक्स मत करना। ये वाला काम आपको अलग कंपनी में करना है। दिखा देता हूँ मैं वो कंपनी कौन सी है। ये कंपनी है बेटा, ये वाली NIPS प्रोजेक्ट वाली। इस वाली कंपनी में आपको लेसन 1 से 5 तक का काम कंप्लीट करके मुझे रिपोर्ट सेंड करना, और इस वाली कंपनी में आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का प्रोजेक्ट करना। तो आज का पूरा दिन है आपके पास, अभी 2:22 हो रहे हैं, अभी पूरा दिन है। फिर कल का दिन है, मैंने आपको बताया था मैं 3 दिन क्लास फुल लूंगा क्योंकि मैं आपका होमवर्क आपका बढ़ाऊंगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिस आपको ज्यादा रखनी है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहेगी तो हम टैली फटाफट से सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर आपका सब होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और डाउट्स सब कुछ क्लियर होंगे तो हम लेसन नंबर 6 BRS करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उस पर भी एक सेपरेट प्रोजेक्ट है मेरे पास, उसका भी एक सेपरेट प्रोजेक्ट मैं पहले करवाऊंगा और ये वाला प्रोजेक्ट आपको। फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा लेसन नंबर 7 इन्वेंट्री का काम, इसका भी सेपरेट प्रोजेक्ट है मेरे पास, वो मैं अलग करवाऊंगा और ये आपको अलग दूंगा। और फिर हम करेंगे परचेज साइकिल, उसका भी सेपरेट प्रोजेक्ट है मेरे पास। हर चीज का सेपरेट प्रोजेक्ट है, वो मैंने अपने लेवल पर बच्चों के लिए क्रिएट करा है हार्ड, और प्रोजेक्ट बनाया है इजी।
प्रोजेक्ट करने का मतलब ये नहीं आप सीख गए। प्रोजेक्ट को अगर आप सेल्फ स्टडी में करते हो, हार्ड प्रोजेक्ट को सीखते हो, तब आप सीखोगे। समझ में आ गया तीनों को? तो ये आपको इस तरीके से चलना है मेरे साथ, और पूरा क्लास के अंदर सरेंडर करके सीखना है और क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही है। बाकी इशिका, आप कहीं जाना मत, मैं आपसे